नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे रेड लेटर, जो कि एंथोनी और तिरंगा की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे आपको एंथोनी की, तिरंगा की और 2-in-1 की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इन तीनों में से किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं। वहां पे और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएगी दूसरे कॉमिक्स की, तो आप उन सभी कॉमिक्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। नीले रंग की सेंट्रो कार में सवार होकर एक बड़ा आतंकवादी रूपनगर से दिल्ली में प्रवेश कर गया है। उसे तुरंत ही रोकिए। आप कौन? मेरे बारे में जानना छोड़कर कार का नंबर नोट कीजिए। RL1C1876। यह आपने क्या किया सर? पांडे को तुरंत ही रोकने का इंतजाम। इस तरह दिल्ली की सारी पुलिस पांडे को रोकने में जुट जाएगी। माना कि इस तरह उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन मैं दिल्ली पहुंचकर सारा मामला सुलझा लूंगा। बता दूंगा कि वो एक वीआईपी की जान बचाने के लिए ये खेल खेलना जरूरी था। इतिहास के खेल ने दिल्ली पुलिस को तुरंत ही हरकत में ला दिया। प्यों प्यों प्यों। लेकिन इसका क्या किया जाए कि नरेश पांडे की नीली कार अपने गंतव्य तक पहुंच गई थी। सरकार बचाने के लिए की जाने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण और गुप्त मीटिंग को सुनसान स्थान पर इसलिए रखा गया है ताकि विपक्षी पार्टी को इसकी भनक भी ना लगे, वरना वो हमारे मंत्रियों की खरीद फरोख्त का काम शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल से अब मीटिंग में आने वाले सभी मंत्री पहुंच गए होंगे। अरे, यहां तो कोई भी नहीं है। कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया? मीटिंग कहीं और तो नहीं है? आप एकदम सही जगह पर आए हैं पांडे साहब, मीटिंग यहीं होनी है। आपकी और मौत की। ये क्या बदतमीजी है? और कौन हो तुम? हम प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल्फराज के सदस्य हैं। हमें तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये जानकर तुम हैरान होगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमें तुम्हारी ही पार्टी के मुख्यमंत्री अजय राजे ने दिया है, क्योंकि वो विरोधी पार्टी के हाथों बिक गया है। अब वो खुद ही अपना तख्ता पलट करना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसने अपने कई विधायकों को अपनी तरफ मिला लिया है, लेकिन वो जानता है कि वो तुम जैसे ईमानदार नेता को किसी भी कीमत में बिकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, और अगर तुम नहीं बिके तो उसका सारा खेल बिगाड़ दोगे। सारे विधायकों को ईमानदारी और देशभक्ति की घुट्टी पिलाकर तुम उन सबको अपनी तरफ मिला लोगे और खुद रूपनगर के मुख्यमंत्री बन जाओगे। इसलिए तुम्हारे मुख्यमंत्री ने तुम्हें खत्म करवाने का फैसला कर लिया है और तुम्हें फोन करके अत्यंत गुप्त तरीके से यहाँ पहुंचने के लिए बोला है, जहां तुम्हें मौत देने के लिए हम पहले से ही मौजूद हैं। मरने के लिए तैयार हो जा। तड़ 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 गोलियां नरेश पांडे की तरफ चली, लेकिन उस तक पहुंच ना पाई क्योंकि बीच में आ गया तिरंगा। दिल्ली पुलिस के वायरलेसों पर फ्लैश हुई सूचना के अनुसार बाहर जो नीली सेंट्रो कार खड़ी है उसमें एक आतंकवादी सवार होकर यहां पहुंचा है, और चूंकि यही नेता टाइप का आदमी उस कार में सवार होकर यहां पहुंचा है, इसलिए यही आतंकवादी है। ये हमलावर जरूर इसके विरोधी संगठन के हैं, इसलिए ये इकलौते आतंकवादी को मार डालना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसे साजा कानून देगा, ये दूसरे आतंकवादी नहीं। ओह, मौके का फायदा उठाकर उसने भी एक गन उठा ली, यानी वो भी अपने असली रंग में आ गया। लेकिन जब मैं किसी को इसे नहीं मारने दे रहा हूं
तो इसे भी किसी को नहीं मारने दूंगा। आह, तुम्हारे जैसा हर आतंकवादी यही कहता है, लेकिन आह, तुम मुझे क्यों मार रहे हो तिरंगा? मैंने तो अपनी आत्मरक्षा के लिए गन उठाई है। आह, तुम्हारे जैसा हर आतंकवादी यही कहता है, लेकिन बाद में लोगों का खून बहाने लगता है। तुम्हें गलतफहमी हुई है तिरंगा, हो सकता है, लेकिन उसे बाद में दूर करेंगे। पहले तुम यहां बंधे खड़े रहो। धड़ाक, ताकि मैं आराम से इनके होश ठिकाने लगा सकूं। उफ, ये क्या? तिरंगा के ऊपर पलट दिए गए पीसी मिर्ची के बोरे ने अपना असर दिखाना ही था। उफ, मेरे आंख, मुंह, नाक में ढेरों मिर्ची भर गई है। ऐसी हालत में ना तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा है और ना सुझाई दे रहा है। तिरंगा अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मंत्री को जल्दी से खत्म करके निकलो यहां से। मंत्री, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? गड़बड़ तो हो गई थी। आतंकवादियों द्वारा चलाई गई गोलियों ने अपना निशाना भेद दिया था। तर 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 आह! जब तक तिरंगा की हालत सामान्य हुई तब तक सारा खेल खत्म हो चुका था। ओफ, आतंकवादी अपना काम करके भाग निकलने में सफल हो गए, लेकिन वे जिस आदमी को गोलियों से भून गए, क्या वो सचमुच मंत्री था? पुलिस तो इसे आतंकवादी बता रही थी। सच्चाई जल्द ही सामने आने वाली थी, क्योंकि बाहर खड़ी सेंट्रो कार को ट्रेस करके इतिहास दिल्ली पुलिस के सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचा था। ओ नो पांडे! उफ, आखिर रेड लेटर में लिखी हुई वारदात भी सच हो गई। आतंकवादी मंत्री जी की हत्या करने में सफल हो गए। लेकिन क्या उन्होंने मंत्री जी को बांधकर गोलियों से मारा? नहीं, ये तो मेरी रोप है। जिस समय ये गन उठा रहे थे तब मैंने इन्हें अपनी रोप से बांध दिया था। तुमने बांधा? यानी अगर तुम अपनी रोप से इन्हें नहीं बांधते तो ये अपना बचाव कर सकते थे। हो सकता है, लेकिन मैंने तो इन्हें इसलिए बांधा था क्योंकि मैंने इन्हें आतंकवादी समझा था। क्या मंत्री नरेश पांडे जैसा भोला भाला शख्स तुम्हें आतंकवादी दिखाई दिया? व्हाट नॉनसेंस! तुम अपराधियों से लड़ते फिरते हो और तुम्हें अपराधी और शरीफ आदमियों को शरीफ आदमियों में फर्क नहीं मालूम। लेकिन दिल्ली पुलिस को तो इनके आतंकवादी होने की सूचना मिली थी। सूचना मिली थी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एक शरीफ आदमी को आतंकवादी समझ ही लिया जाए और उसे बेबस करके हत्यारों के सामने डाल दिया जाए। तुमने पहले इसकी जांच तो की होती, अपने दिमाग का इस्तेमाल तो किया होता। देखो, मैं नहीं, तुम देखो तिरंगा। मेरे दोस्त और एक मंत्री को आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला और इसका कारण तुम हो। तुम्हारी बेवकूफी से यह मारा गया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें मानवाधिकार आयोग में घसीट कर ले जाऊंगा और वहां तुम पर सदा के लिए प्रतिबंध लगवाकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा मैं इस शहर से नहीं जाऊंगा। जिगरी दोस्त की मौत ने इतिहास को हिला दिया था, लेकिन अभी भी वो अपने फर्ज को नहीं भूला था। मुझे उस आदमी को भी नहीं भूलना चाहिए जो कातिलाना रेड लेटर भेजता है, और वो आदमी इस समय रूपनगर में है। मुझे यहीं बैठे बैठे ऐसा इंतजाम करना होगा कि रूपनगर में मौजूद रेड लेटर भेजने वाला हत्यारा अपने किसी अगले घिनौने मंसूबे में सफल ना हो सके। रूपनगर से बाहर स्थित ये खंडहर नुमा हवेली अभी सब समझी जाती है। इसकी तरफ कोई आता जाता नहीं, इसलिए इस हवेली के आसपास के वातावरण का हिस्सा अक्सर सन्नाटे के आगोश में सिमटा रहता है। लेकिन हवेली के अंदर का हिस्सा आबाद है, एक आदमी से ही सही। ओफ, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ये घटना घट गई तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे इसे रोकना होगा, और इसके लिए मुझे लिखना होगा एक और रेड लेटर। अब तेरी उंगलियों को रेड लेटर लिखने की जरूरत नहीं है कमीने। एंथोनी, तेरी किस्मत में मौत लिखने आ गया है।
इतिहास ने दिल्ली से जूली को फोन करके कहा था कि वो मुझे कब्र से बाहर बुलाकर रेड लेटर भेजने वाले के काम पर रोक लगाए। जूली ने मुझे जगाया और मैं तुरंत ही सक्रिय हो गया। पहले जिन लोगों को रेड लेटर्स पहुंचे थे वे सभी रेड लेटर्स इसी इलाके के डाकघर से पोस्ट किए गए थे। डाकघर से पता चला कि लाल रंग के खतों को एक ही आदमी पोस्ट करने आता था और वो आदमी इसी हवेली की तरफ से आता था। यह सब जानने के बाद मेरा यहां तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन हैरानी यह है कि रेड लेटर भेजकर लोगों की हत्या करा के आतंकवाद फैलाने वाला मुझे यह अकेला आदमी मिला है, जबकि जिस प्लानिंग से रेड लेटर वाला यह सारा खेल खेला जा रहा है उससे साफ लगता है कि इसके पीछे कोई पूरा गिरोह सक्रिय है। मुझे इससे पूछताछ करके इसके गिरोह के अन्य साथियों तक पहुंचना होगा। मुझे तेरे बाकी साथी भी चाहिए। बता कहाँ है वे सब? ओह, मेरा कोई साथी नहीं। कोई मेरे साथ नहीं। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ओह, गलतफहमी तो तुझे हुई है इस बात की। तू एंथोनी के सामने अपने साथियों का नाम छिपा लेगा। तू ऐसा नहीं कर पाएगा। एंथोनी तुझे ऐसा नहीं करने देगा। ओह, बोल, नहीं तो तू अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक एंथोनी की ठंडी आंख से तड़पता रहेगा और ऐसे ही चीखता रहेगा। बहसू के साथ उस व्यक्ति की चीख शांत हुई। यह तो बेहोश हो गया, इसे होश में आना होगा, क्योंकि इसे मेरे सवालों का जवाब देना है। अस्पताल में उसे होश में आने में देर लग सकती है। मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि इससे मिलने वाले जवाबों का इंतजार सिर्फ मुझे ही नहीं, दिल्ली में बैठे इतिहास को भी है। इतिहास के इंतजार को उसकी जिंदगी के साथ ही खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। तुम डीसीपी इतिहास को नहीं जानते अजय राजे। वो कानून का वो चूहा है जो अपराध के बड़े बड़े पहाड़ों में बिल बनाकर अपराधी की गर्दन तक पहुंच जाता है, और इस समय वो हमारे मंत्री और अपने दोस्त नरेश पांडे की हत्या की जांच कर रहा है। तो वो वक्त दूर नहीं जब उसके हाथ हमारे गिरबान पर पहुंच जाएंगे। ओह, अगर ऐसा हो गया तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैंने अपनी कुर्सी, अपने एमएलए और अपनी पार्टी को तुम्हारे हाथ भेज दिया है। इस तरह तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ करो यादव, और तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं, क्योंकि तुम्हारे संबंध देश के बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों से है। हाँ, लेकिन इस मामले में बड़ी ही सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि इस मामले में तिरंगा भी बीच में आया है। हालांकि इतिहास अपने दोस्त मंत्री नरेश पांडे की हत्या का जिम्मेदार किसी न किसी रूप में तिरंगा को मान रहा है। तिरंगा, ओह, मिल गया वो तरीका जिसमें हमारा काम भी हो जाएगा और कहीं भी हमारा नाम नहीं आएगा। ऐसा कैसे होगा? अब हमारा काम और कोई नहीं बल्कि करेगा खुद तिरंगा। छनाक। कौन? तिरंगा। तेरी सामत। धड़ाक। उफ। क्योंकि तूने तिरंगा से टकराने की सोची है, और तिरंगा से टकराने की सोचने वाले का यही अंजाम होता है। नहीं तिरंगा, ऐसा मत करो, यह गैर कानूनी है। ओह, इस शहर में तिरंगा को कानून सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस शहर में तिरंगा का ही कानून चलता है। तुम मुझसे बच नहीं पाएगा तिरंगा। ओह, तेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान बाकी है। इन्हें इस विशेष गैस के प्रभाव से जमाना होगा। उफ, इतिहास का शरीर बहुत सा बनकर रह गया, और अब तिरंगा से दुश्मनी लेने की तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि तिरंगा के नाम से तेरी 7 पुश्तें भी कांप
उठेगी। छनाक आह! उस समय इतिहास की जो हालत थी उससे ज्यादा देर बेखबर नहीं रहा एंथोनी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो जूली? वही जो दिल्ली से मुझे फोन पर बताया गया है। जिस तिरंगा को सजा दिलाने के लिए इतिहास दिल्ली में रुका हुआ था, उसे तिरंगा ने बहुत मारा और उसे 7 मंजिला होटल से नीचे फेंक दिया। तिरंगा ने उसे मार डालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये तो उनकी किस्मत थी कि वो अभी तक जिंदा है। अभी तक का क्या मतलब? इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे पार्ट 3 में। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जहां जरूरत है इसको शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना।